बनारस के घाटों पर सुबह की हलचल अब पहले जैसी नहीं थी। गलियों का शहर कहे जाने वाले बनारस की गलियों में अब लोगों के साथ डर भी घूम रहा था। एक हफ्ते पहले फॉरेनर टूरिस्ट की मौत ने सभी को चौंका दिया था। लोगों का यही सवाल था कि उसके साथ क्या हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा आया कि उसकी मौत किसी रेयर पॉइजन से हुई थी। उसकी मौत जलेबी खाने के बाद हुई थी। बनारस की इतनी मशहूर दुकान जिसमें रोज हजारों लोग खाते हैं, वहां के खाने में जहर कैसे हो सकता है? और अगर जहर होता तो सिर्फ अकेला फॉरेनर ही क्यों मरता? उसकी मौत के बाद भी रोज हजारों लोग वहां दुकान से खा कर जा रहे हैं। इस घटना से बाहर के टूरिस्ट डर गए थे। उन्हें कहीं भी कुछ भी खाने से डर लगने लगा है। सुबह सुबह चाय के ठेले की भीड़ जहां पहले संगीत, मनोरंजन, राजनीति और बनारस के रसीले होने की चर्चा होती थी, घटना के बाद से सिर्फ उस मिस्टीरियस डेथ की चर्चा होने लगी। पेपर के फ्रंट पेज पे लिखा था, एक टूरिस्ट की रहस्यमयी मौत। इंस्पेक्टर हर्षवर्धन जांच के एक एक पहलू पर नजर रख रहा था। हर्षवर्धन कुछ फाइल्स के साथ बिजी था, तभी एक कॉल आता है। हर्षवर्धन चाय की एक सिप लेते हुए कहता है, हाँ। व्हाट? हर्ष ने जो सुना वो बिल्कुल चौंका देने वाला था। कॉल किसी हवलदार का था। उसने कहा, आज फिर वही हुआ, बिल्कुल वही जगह, वही दुकान, खाने की वजह से एक और टूरिस्ट की मौत हो गई है। हर्षवर्धन ने ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने फोन रखने से पहले हड़बड़ी में कहा, आ रहा हूं। यह खबर आग की तरह फैल गई। बनारस के हर कोने में हलचल थी। लोग सड़कों पर बात कर रहे थे। पुलिस की टीमें हर दिशा में दौड़ लगा रही थी। इंस्पेक्टर हर्षवर्धन के साथ साथ यह पुलिस के लिए भी एक चुनौती थी। एक ही क्राइम का 2 बार होना पुलिस को चुनौती थी। या यूं भी कह सकते हैं कि पुलिस की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ। इस बार मामला पहले से भी ज्यादा गंभीर हो गया था। पुलिस मौत की वजह के पीछे भाग रही थी और मीडिया पुलिस के पीछे। हर्षवर्धन फिर से उसी दुकान के पास पहुंच गया था। दोपहर कुछ ज्यादा ही गर्म लग रही थी। उस दूसरे फॉरेनर की लाश ठीक उसी जगह पड़ी थी जहां पहले की थी। दुकान के चारों ओर पुलिस ने पीले फीते से नाकाबंदी लगा दी। लाश को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें जान नहीं है। फॉरेनर बिल्कुल किसी चैन से सो रहे इंसान की तरह कभी ना खत्म होने वाली नींद सो रहा था। हर्षवर्धन ने गाड़ी से ही अनीता को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में वो भी वहां आ गई। बॉडी को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले गए। फॉरेंसिक वालों ने अपनी जांच शुरू की और साथ जरूरत के कुछ सबूत ले गए। रोड के दोनों तरफ एम्बुलेंस की गूंज लोगों के दिमाग में डर पैदा कर रही थी। घूमने आए टूरिस्ट भी सहम गए थे। दुकान के सामने लाचार खड़ा हर्षवर्धन जाती हुई एम्बुलेंस और दुकान से गिरते शटर को देख रहा था। उसके दिमाग में चल रही बात को धीरे से बोला, फिर से वही दुकान, वही लक्षण। मामला तो गंभीर है। हर्षवर्धन ने बिना देर करते हुए अपने विभाग को अलर्ट किया और तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। इस दूसरी मौत ने पुलिस विभाग को हिला दिया था। अब यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं लग रहा था, यह एक सोचा समझा क्राइम था। पुलिस को समझ आ गया था कि इस मौत के पीछे कोई बड़ा खिलाड़ी है। अचानक मीडिया की गाड़ियों ने अपनी अपनी छतरी लगानी शुरू कर दी थी। हर्ष भी जवाब देने के लिए तैयार हो गया था। देखते ही देखते मीडिया के कैमरों ने तस्वीर लेना शुरू कर दिया। मीडिया के सवाल के पहले ही हर्ष ने अपना बयान दिया और कहा, पुलिस की जांच चालू है। बनारस जैसी शांतिप्रिय जगह में ऐसे हादसे होना अच्छा नहीं है। आप लोग थोड़ा समय दें, कुछ अपडेट मिलते ही आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। बनारस में अब हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हो क्या रहा है। लोग डरे हुए थे और अब पुलिस भी इस मामले को लेकर सवालों के घेरे में आ चुकी थी। हर्षवर्धन के दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। 2 मौतें, एक ही जगह, एक ही हालात। ये कोई साधारण घटना नहीं है। वो ये समझ चुका था कि ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। उसने अपनी टीम को हर एंगल से जांच करने के लिए कहा, पर इस बार
उसने खुद भी इस केस को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन के सभी लोग अस्त व्यस्त चल रहे थे। हर एक रिपोर्ट की जांच की जा रही थी। इस बार पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया नहीं, उस फॉरेनर के रिलेटिव्स खड़े थे। वो पुलिस से नाराज लग रहे थे। उनकी बातों से दुख साफ नजर आ रहा था। हर्ष ने उनको अंदर बुलाया। अंदर आते ही एक ने गुस्से से कहा, आप लोगों को क्या लगता है, हमारा बेटा तो सिर्फ यहां घूमने आया था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। आपको इसका जवाब देना होगा। हर्ष को भी इस बात की तकलीफ थी। उसने उनको समझाते हुए कहा, मैं समझ सकता हूं, आप लोग चिंता ना करें, हमारे लोग जांच कर रहे हैं। हर्ष के जवाब से उसका मन नहीं भरा था। उसने फिर से रोते हुए कहा, हम यहां सिर्फ वेकेशन के लिए आए थे और अब हमें अपने परिवार के सदस्य की लाश लेकर वापस जाना है। ये कैसी सुरक्षा है? पुलिस कर क्या रही है? परिवार का गुस्सा और दर्द अब पूरे शहर की कहानी बन चुका था। बनारस के लोग पुलिस से जवाब मांग रहे थे, पर जवाब कोई भी नहीं दे पा रहा था। हर्षवर्धन के लिए यह मामला अब और भी पेचीदा हो चुका था, पर उसने भी हार मानना कहां सीखा था। वो इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुका था। उसने तुरंत फॉरेंसिक एक्सपर्ट अनीता से रिपोर्ट मांगी। दूसरी मौत के बाद उसने इस बात की पुष्टि की थी कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन यह गड़बड़ी कहां से हो रही है, इसका पता लगाना अभी बाकी था। अनीता ने जांच के लिए और समय मांगा। हर्षवर्धन ने अपनी कुर्सी से उठकर गहरी सांस ली। दूसरे टूरिस्ट की मौत के बाद हालात और भी गंभीर हो चुके थे। हर सुराग पर गहराई से नजर डाली जा रही थी। हर्ष ने उस दुकान के मालिक को सीधे पूछताछ के लिए बुलाया, जहां से दोनों ने आखिरी बार खाना खाया था। हर्षवर्धन ने सिपाही को इशारा किया और दुकानदार को अंदर बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और एक मोटा आदमी अंदर आया। उसकी चाल में हल्की घबराहट थी। वो दुकान का मालिक था, जिसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी फेमस दुकान 2 मौतों के रहस्य का सेंटर बन जाएगी। दुकानदार ने अंदर आते ही इंस्पेक्टर को नमस्कार किया और बैठने की इजाजत मांगी। हर्षवर्धन ने सिर हिलाकर उसे बैठने का इशारा किया। दोनों के बीच माहौल भारी था। एक ओर जहां इंस्पेक्टर की नजरें गंभीर थी, वहीं दुकानदार के चेहरे पर बेचैनी दिख रही थी। हर्षवर्धन ने बातचीत की शुरुआत करते हुए कुछ साधारण सवाल पूछे। उसने दुकानदार से उसकी दुकान के रोजमर्रा के कामकाज के बारे में पूछा। कितने लोग रोज आते हैं, क्या बेचते हैं और कौन कौन काम करता है। दुकानदार की आवाज में हल्की कंपन थी, जैसे वो जानता हो कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। उसने सीधे सीधे पूछा कि क्या दुकानदार को किसी अजीब शख्स या घटना का अंदेशा हुआ था। क्या उसे किसी ऐसी हरकत का पता चला था जो सामान्य दिनों से अलग हो। दुकानदार ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। उसकी घबराहट ने हर्ष के शक को और गहरा कर दिया। हर्षवर्धन ने इस बार थोड़ा सख्त होकर पूछा कि उसने आखिरी बार दोनों पर्यटकों को क्या बेचा था। दुकानदार ने धीरे से बताया कि उसने वही सामान्य खाना दिया था जो वो हर रोज अपने ग्राहकों को देता है। कोई खास चीज नहीं थी। लेकिन हर्षवर्धन को एक एहसास हुआ कि दुकानदार के शब्दों के पीछे कुछ छुपा हुआ है। फिर अचानक हर्षवर्धन ने अपना रुख बदलते हुए उसे चेतावनी भरे लहजे में समझाया कि अगर कुछ भी छुपाया गया तो नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। उसने तुरंत दुकानदार को हिदायत दी कि जब तक की जांच पूरी नहीं हो जाती वो शहर से बाहर न जाए। दुकानदार ने सहमति से सर हिलाया और चुपचाप बाहर चला गया। हर्षवर्धन अब इस बात को समझने लगा था कि मामला सिर्फ एक साधारण हादसे का नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। हर्ष वहीं से अनीता के पास जाता है। उसे अब मामले की तह तक जाना था। प्रेशर इतना बढ़ गया था कि पुलिस का जवाब देना मुश्किल हो गया था। अचानक अनीता ने हर्ष को सामने देखा तो वो शॉक हो गई, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले उसने हर्ष से जांच के लिए थोड़ा समय मांगा था। मगर अनीता समझ रही थी कि हर्ष इतनी जल्दी में क्यों है। उसने हर्ष से कहा, हर्ष, हमने दोनों के खून में एक केमिकल के निशान पाए हैं। ये कोई सामान्य जहर नहीं है।
ये किसी कीटनाशक जैसा रसायन है। हर्ष ने उसकी बात को समझते हुए कहा। कीटनाशक? इसका मतलब यह कोई साधारण हादसा नहीं है। यह जहर कहां से आ रहा है? अनीता ने हर्षवर्धन की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, यह जहर आखिर आ कहां से रहा है? क्या कोई जानबूझकर इस जहर को फैला रहा है? शहर में अब हर जगह इसी बात की चर्चा थी। लोग डर में थे। शहर की गलियों में इस बार डर सिर्फ बाहरी लोगों का नहीं था, बल्कि अब तो लोकल भी शक के घेरे में आ चुके थे। इसी बीच मीडिया ने भी इस मामले को उठाया। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। हर न्यूज चैनल पर यही चर्चा थी कि क्या बनारस की पवित्रता को किसी ने जहर से दूषित कर दिया है। फॉरेंसिक टीम ने दोनों पीड़ितों के खून में वही रसायन पाया था जो किसी कीटनाशक जैसा था। शहर में पेस्टिसाइड्स कहां से आ रहे थे? क्या दोनों के खून में मिला केमिकल का निशान कोई बड़े खतरे की घंटी तो नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे क्राइम फाइल से के अगले एपिसोड में। इस ऑडियो सीरीज का उद्देश्य आपको क्राइम से रूबरू करवाना है, ताकि आप क्राइम से बचे भी रहें और जरूरत पड़ने पर किसी को बचा भी पाएं।